Hello friends, welcome back to your own channel Beginner's Point, and here is Shruti with you. And today we will see chapter 5th, the popular struggles and movements of class 10th polity subject. So let's start guys. Popular struggles and movements. Which are the struggles which are very popular at that time, and what are the movements taken by the peoples of that country or at that time? We'll see this in chapter. So we'll start from the topic popular struggles in Nepal and Bolivia. Do you remember the story of the triumph of democracy in Poland? क्या आपको याद है वो स्टोरी जिसमें जीत हुई थी डेमोक्रेसी की पोलैंड में? ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय पाना या जीत मिलना। डेमोक्रेसी के लिए ये लोग लड़े थे और या इसके लिए इन्होंने मेहनत की और उन्हें सक्सेस मिला था। We studied it last year in the first chapter of class 9th, जो आपने क्लास 9th के पॉलिटी के चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। The story reminded us about the role played by the people in making of democracy. वो स्टोरी हमें याद दिलाती है या उस स्टोरी से हमें ये याद आता है कि किस तरह से लोगों ने अपना रोल प्ले किया था डेमोक्रेसी को पाने के लिए। Let us read two recent stories of that kind. उस तरह की और दो स्टोरीज हम देखेंगे आज and see how power is exercised in democracy, और देखेंगे कि किस तरह से पावर को इस्तेमाल किया जाता है डेमोक्रेसी में। Moments for democracy in Nepal. पहले हम नेपाल की बात देखते हैं, किस तरह से लोगों ने मोमेंट्स किए, किस तरह से लोगों ने मेहनत की थी डेमोक्रेसी को पाने के लिए। Nepal witnessed an extraordinary popular movement in April 2006. नेपाल को भी एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट को फेस करना पड़ा था अप्रैल 2006 में। द मूवमेंट वॉज एम एट रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, और ये मूवमेंट किस चीज के लिए थी? तो डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। नेपाल, यू माइट रिकॉल, वॉज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्रीज दैट हैड वॉन डेमोक्रेसी इन 1990। 1990 में डेमोक्रेसी मिलना या डेमोक्रेसी को पाने वाली नेपाल जो थी, ये थर्ड वेव्स कंट्री थी। मतलब वो 3 वेव्स कंट्री में नेपाल भी थी। 3 वेव्स कंट्री मतलब जिन्होंने अपना झंडा फहरा दिया था, या कह सकते हैं कि वो कंट्रीज जो थी जो आज़ाद हुई थी या डेमोक्रेसी को पाने में कामयाब हुई थी। किंग फॉर्मली रिमेन द हेड ऑफ द स्टेट। उस समय में वहाँ का जो किंग था वो वहीं का उसका हेड ही रहा उस स्टेट का। द रियल पावर वॉज एक्सरसाइज बाय पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन जो रियल पावर थी डेमोक्रेसी के आने के बाद में वो एक्सरसाइज होने लगी, या उसका इस्तेमाल कौन करते थे? पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो। जो कि हमने पहले भी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हो। वहीं मोनार्च में क्या होता है कि एक किंग होता है। किंग वो बनता है जिसके पास में पावर होती है, या आप कह सकते हैं पैसा होता है, या फिर जिसके हम कह सकते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं, अगर किसी के दादा किंग थे तो उनका बेटा किंग बनेगा, और ये जो प्रथा है आगे चलते जाती है। इस तरह से कोई अगर किंग बन जाता है तो मोनार्च में क्या होता है कि वो किंग ही अपने राज चलाएगा, उसने जो बोल दिया वही चीज होगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद अपने वोट्स देकर जिताते हैं, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव है जिन्हें आपने सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, वो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि किंग जो था वो तो अपनी जगह पे हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन पे ही रहा, लेकिन रियल पावर्स को उन्होंने पॉपुलरली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो लोग रियल पावर्स जो है उसे चलाने लगे। किंग बीरेंद्र, किंग जो थे वो बीरेंद्र नाम था उनका, who has accepted this transition from absolute monarch to constitutional monarch। उन्होंने वो जो किंग थे उस समय में, जो मोनार्च का उन्हें मतलब डेमोक्रेसी के पहले तो मोनार्च था, तो मोनार्च के समय जो किंग थे वो थे बीरेंद्र। लेकिन उसके जब डेमोक्रेसी आई तो बीरेंद्र ने इजीली या बिना किसी प्रॉब्लम के उसे एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो एब्सोल्युटली मोनार्च मतलब जो पूरी तरह से मोनार्च वाला सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा था, उससे आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्च किया है, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। Was killed in a mysterious massacre of royal family in 2001। उनकी रॉयल फैमिली में एक मैसेक्रे हुआ था, एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही मिस्टीरियस वे से उन्हें मार दिया गया था। वो जो राजा थे, वो जो किंग थे बीरेंद्र, जो मोनार्च में किंग का काम करते थे जब मोनार्च था तब, और उसके डेमोक्रेसी में भी वो उसी पोजीशन पे रहे, लेकिन उन्हें मार दिया गया 2001 में। किंग ज्ञानेंद्र जो थे, जो न्यू किंग बने थे नेपाल के, वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल। उन्हें वो डेमोक्रेटिक रूल को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं आ रहा था।
ये किंग ज्ञानेंद्र को किंग बीरेंद्र की जगह पर लाया था, लेकिन बीरेंद्र जैसे रेडी थे कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ आई है उसे मैं मानता हूँ, लेकिन किंग ज्ञानेंद्र को ये चीज पसंद नहीं थी, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। ही टुक एडवांटेज ऑफ द वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और उन्होंने फिर फायदा उठाया जो वीकनेस और अनपॉपुलैरिटी थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की, उनका फायदा उठाया। फरवरी 2005 में किंग ने पूरी तरह से डिसमिस कर दिया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर को, और जो पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, डेमोक्रेसी के लिए जो इलेक्शंस के थ्रू एक पार्लियामेंट में लोग सिलेक्ट किए गए थे या पार्लियामेंट बनी थी, उसे भी उन्होंने डिसॉल्व कर दिया या खत्म कर दिया। The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king. और फिर जो मोमेंट अप्रैल 2006 में चला उसका ये एम था कि वो वापस से रीगेन करें या वापस से पाने की कोशिश करेंगे पॉपुलर कंट्रोल को, गवर्नमेंट लेने की कोशिश करेगी वो किंग से, उसके सारे हक छीनने के लिए उन्होंने ये कह सकते हैं कि लड़ाई जो है वो लड़ी, या उनका जो एम था वो यही था। All the major political parties in the parliament form a 7-party alliance. सारे जितने बड़े political parties थे पार्लियामेंट में उन्होंने 7-party alliance बनाया था, और ये 4 डे तक, और उसके साथ में उन्होंने 4 दिन की स्ट्राइक भी रखी थी काठमांडू में। काठमांडू जो है वो नेपाल का कैपिटल है। This protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgents and various other organizations joined hands. इस प्रोटेस्ट में, इस लड़ाई में, ये लड़ाई जो है धीरे धीरे एक ना खत्म होने वाली, या कब खत्म होगी जिसका इनडेफिनाइट का मतलब कि वो कब खत्म होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसी स्ट्राइक में कन्वर्ट हो गया। जो स्ट्राइक सिर्फ 4 दिन के लिए रखी गई थी वो स्ट्राइक इतनी बढ़ गई कि वो कब खत्म होगी ये नहीं पता था, जिसमें मायोस्ट लोग जो थे, मायोस्ट इंसर्जेंट, मायोस्ट का मतलब मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है दोज कम्युनिस्ट, मतलब वो कम्युनिस्ट जो बिलीव करते हैं माओ की कम्युनिटी आइडियोलॉजी को। माओ कौन है? लीडर है चाइनीज रिवॉल्यूशन का। तो चाइनीज रिवॉल्यूशन के लीडर की जो आइडियोलॉजी थी उसे मानने वाले, उसे बिलीव करने वाले लोग मायोस्ट होते हैं। They seek to overthrow the government through an armed revolution so as to establish the rule of peasants and workers. और वो कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को भले आर्म्ड रिवोल्यूशन हो, मतलब लड़ाई झगड़े हो, मतलब वेपन्स के साथ हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्हें रूल जो है एस्टैब्लिश करना है पीजेंट्स और वर्कर्स के फेवर में। तो ये मायोस जो लोग थे उनके इंसर्जेंट्स जो थे, मायोस इंसर्जेंट्स का मतलब अपोजिशन वाले, मायोस लोगों को अपोज करने वाले लोग, और दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी हाथ एक दूसरे के साथ मिला लिया। पीपल डिफाइड कर्फ्यू एंड टू द स्ट्रीट्स। पीपल जो थे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, या कर्फ्यू किस तरह से वो होने लगा वहां पर, और लोग जो है स्ट्रीट्स पर उतर आए। पीपल ने कर्फ्यू को तोड़ दिया और स्ट्रीट्स पर उतर आए। The security forces found themselves unable to take on more than 1 lakh people who gathered almost every day to demand restoration of democracy. और जो सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस जो थी, या और भी जो सिक्योरिटी वाले लोग थे या फोर्सेस थे, वो लोग अपने आप को अनेबल समझने लगे, या उन्हें ऐसा लगा कि वो नहीं संभाल पा रहे हैं। लाखों के लोग जो थे, लाखों में लोग जो थे वो जमा हो रहे थे हर दिन डिमांड करने के लिए, डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन के लिए। नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स जो थे, जो लड़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, रीच बिटवीन 3 to 5 लाख, 3 से 5 लाख तक लोग जो है वो जमा हो गए थे 21 अप्रैल को। दे सर्व एन अल्टीमेटम टू द किंग, और उन्होंने किंग के सामने चेतावनी रख दी थी, एक आखिरी चेतावनी। अल्टीमेटम का मतलब होता है उनको एक आखिरी बार और मतलब इंटीमेट करना है, या चेतावनी दे दी उन्होंने। The leaders of the movement rejected the half-hearted concessions made by the king. किंग ने बहुत सी जगह पर उन्होंने कह दिया था कि नहीं, मैं डेमोक्रेसी तो नहीं दूंगा, ये मोनार्ची चलेगा, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं कंसेशंस किसी चीज में दूंगा। तो लीडर्स जो थे मूवमेंट के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला हमें ये इस तरह के कंसेशंस नहीं चाहिए जो तुमने छोटे मोटे कंसेशंस बनाकर दिए हैं। दे स्टक टू देयर डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट। उनका तो सिर्फ एक ही डिमांड था कि हमें तो हमारा पार्लियामेंट फिर से चाहिए, पावर चाहिए सारे पार्टी गवर्नमेंट की, और न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली भी हमें चाहिए। ये 3 डिमांड्स लोगों ने या ऑल लीडर्स ने उस किंग के सामने रखी। 24 अप्रैल 2004 को द लास्ट डे ऑफ अल्टीमेटम, जो आखिरी दिन था अल्टीमेटम का, चेतावनी का, द किंग वॉज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल द 3 डिमांड। और किंग को मतलब कह सकते हैं कॉन्सेड का मतलब होता है कि ना मानते हुए भी, ना चाहते हुए भी उन 3 डिमांड्स को मानना पड़ा। द एसपी चूज गिरिजा प्रसाद कोइराला एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियम गवर्नमेंट।
एसपीए ने, जो उनके 7 पार्टी अलायंस था, उन लोगों ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को न्यू प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब मीनवाइल, जब तक पूरी तरह से अच्छे से गवर्नमेंट नहीं बनती उतने समय के लिए, जो उतना थोड़ा बहुत जो समय है उसमें एक टेम्पररी बेसिस पे गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। The restored parliament made and passed laws taking away most of the power of the king. रिस्टोर्टेड पार्लियामेंट जो थी, जब पार्लियामेंट बनी तो उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए जिसके कारण किंग की बहुत सारी पावर्स को छीन लिया गया। The SPA and Maoist came to an understanding about how the new constitution assembly was going to be elected. और फिर 7 पार्टी अलायंस और मायोस्ट लोग जो थे वो मिले और उन लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से न्यू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इलेक्ट करना चाहिए। This struggle came to be known as Nepal's second movement for democracy. और ये जो चीज हुई थी, ये स्ट्रगल जो हुआ था, उसे नेपाल का सेकेंड मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी नाम दिया गया। The struggle of the Nepali people is the source of inspiration. और ये जो लोगों की मेहनत थी, ये जो स्ट्रगल नेपाली लोगों ने की थी, ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, हमें अपने आप को एनकरेज करने का बहुत अच्छा सोर्स है टू डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक लाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए ये एक इंस्पिरेशन का सोर्स बन गया। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से नेपाली लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी को जीत लिया वापस अपनी कंट्री के लिए। यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। फर्दर चैप्टर को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स।